हेलो बच्चों, पिछले टर्म तक हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या क्या चीजें हैं। पहला इसमें शायद टर्म तुम्हें बता दिया था, पहला टर्म बता दिया था कि इसमें जो एंगल आई होता है और एंगल आर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और दूसरी चीज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे वो रेगुलर सरफेस हो चाहे वो इररेगुलर सरफेस हो, दोनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो पहले तो ये चीज थोड़ा हम कंफर्म कर लेते हैं कि सर रेगुलर के लिए कैसे वैलिड है और इररेगुलर के लिए कैसे वैलिड है ये। तो उसमें कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करना हमें ठीक से नहीं आता। देखो पहले हम सीखते हैं हाउ टू ड्रॉ अ नॉर्मल, क्योंकि इसके बिना आगे आप नहीं चल पाएंगे। देखो ध्यान से चीजों को सुनना। हमारे पास दो तरह के सरफेस होते हैं, एक तो प्लेन सरफेस हो जाएगा, दूसरा क्या है, एक कर्व सरफेस हो जाएगी। यही दो तरह के सरफेस होते हैं और इन्हीं दो तरह के सरफेस में तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना अच्छे से आना चाहिए। सिंपल सी चीज है, यही दो चीजों में आपको नॉर्मल ड्रॉ करना आना चाहिए। तो पहला कैसे है, देखो नॉर्मल का मतलब होता क्या है। नॉर्मल जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। अब जैसे मैं कोई प्लेन मिरर ऐसे लेकर क्या जाऊं, मेरे हाथ पे समझो एक प्लेन मिरर रखा है, तो इसमें थोड़ी कहीं नॉर्मल आपको दिख रहा है। नॉर्मल क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो मान लो ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे मैंने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ये तो बहुत इजी है, 90 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल बन गया। लेकिन यहां पर नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, इसके पीछे के क्या लॉजिक्स हैं। देखो अब ये सर्कल बनाया गया होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा सेंटर रख करके ऐसा सर्कल ड्रॉ किया गया होगा ना। तो इस सर्कल का मान लीजिए एक सेंटर है यहाँ पर, उस सेंटर को नाम रखते हैं सी। देखो मैथ यहाँ पर हम फंस चुके हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैथमेटिक्स में आपने सर्कल चैप्टर्स में से कुछ चीजें पढ़ी हैं कि मान लो एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करो। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, उसको टेंजेंट कहते हैं। और पढ़ रखा है कि जो रेडियस ड्रॉप करोगे तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस टेंजेंट पे, इस स्ट्रेट लाइन पे ये जो रेडियस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। चलो ये तो हमने समझ चुके, ये हम क्लास 10th में ही ये चीज हमने पढ़ना है, या फिर सर्कल चैप्टर में आप पढ़ भी चुके होंगे, शायद थ्योरम नंबर 10.2 या 10.3 में से कुछ है। इसमें क्या होता है, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है कि एक सर्कल में अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हूं और यहां से रेडियस ड्रॉप किया तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब इस पॉइंट के बारे में सोचो, दिस पॉइंट इज कॉमन इन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉप, मान लो इस पॉइंट का नाम देते हैं कुछ पी, तो ये जो पी पॉइंट है ये इस सर्कल का भी पार्ट है और एक स्ट्रेट लाइन का भी पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि एट पॉइंट पी, सिंपल सी बात को समझते हैं कि पी पॉइंट पे क्या होगा, हम ये जान चुके हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, चलो इस लाइन को नाम दे देते हैं ए बी। जो हमारा टेंजेंट है उस रेडियस जो है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो अब पी पॉइंट पे क्या होगा, जो टेंजेंट है और सर्कल है एक ही हो जाएंगे, क्योंकि देखो जैसे मान लो मैं इसको ऐसे मिटाना स्टार्ट करता हूं, ये देखो ये पूरा ऐसा मिटा दिया। ठीक, अब क्या कह सकता हूं, ये जो सर्कल है और ये जो टेंजेंट है लगभग दोनों बराबर, ये दोनों एक ही चीज है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। रेडियस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सर्कल के। चाहो तो उसको रट लो, याद कर लो, रेडियस ही हमेशा सर्कल के परपेंडिकुलर होता है। अब मतलब ये हुआ कि अगर यहां से मैं एक रेडियस इसे ड्रॉ करूं, रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर और सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियस। तो ये जो रेडियस होगा वो हमेशा मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्यान रहे, रट लो इस चीज को, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। सर्कल के परपेंडिकुलर होता है रेडियस। तो मैं कहीं भी ऐसे रेडियस ड्रॉप करूं, कहीं से भी ऐसे रेडियस उठाऊं, ये सारे के सारे जो रेडियस होंगे वो सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसको आप डिटेल में मैथमेटिक्स में कवर करोगे ही। ओके,
तो हमें दो चीजें समझ में आ गई कि हम एक स्ट्रेट सरफेस जो हो, अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, और एक कर्व सरफेस पे हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। प्लेन सरफेस का तो सीधा सीधा 90 डिग्री के लेकर ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन कर्व सरफेस में क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो रेडियस हो, जो सेंटर से पास करती हो, दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्कल। और लाइन की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं बेटा, लाइन को क्या किया जाता है, आगे और पीछे इंक्रीज किया जा सकता है। लाइन को हम आगे पीछे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट को नहीं इंक्रीज कर सकते, लेकिन लाइन को तो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस लाइन को हम आगे पीछे दोनों साइड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए नॉर्मल को तुम आगे पीछे बढ़ा सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब देखो करना क्या है, सपोज कीजिए कि एक प्लेन मिरर है, यहां पर एक लाइन आकर के गिर रही है। अब ये कहां जाएगी वो पता करने के लिए सबसे पहला काम आपको जो ड्रॉ करना है वो है नॉर्मल। बिना नॉर्मल ड्रॉ किए आगे नहीं बढ़ेंगे। सुन लीजिए इसे ध्यान से, बिना नॉर्मल को ड्रॉ किए आगे नहीं जाओगे। ये लाइट रे ऐसे आकर के मिरर पे गिरी तो सबसे पहला काम है नॉर्मल को ड्रॉ करना। नॉर्मल मतलब एक इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से सुन लो, ये चीज कंफ्यूजिंग होती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मिरर के साथ में मेजरमेंट ले लेते हैं। मैं आपको एक मिस्टेक बताता हूँ। जैसे लाइट आकर के गिरी, ठीक, आपने यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कर लो, उसके बाद नॉर्मल के इस साइड इंसिडेंट रे है तो टकरा के इधर निकलेगी, और कितने एंगल पे निकलेगी तो वो एंगल जो होगा वो आर होगा, और आई और आर की वैल्यू बराबर होगी। देखो प्लेन मिरर, सबसे पहले लाइट आकर के गिरी और मैंने ड्रॉ किया नॉर्मल, उसके बिना हम आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद से द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अब ये बन चुका है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है पूरा एंगल ऐसे 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये बन जाएगा 90 माइनस आई, और यहां पर ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस आर, ठीक है। देखो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, ऐसे यहां पर 90 माइनस आर। तो कभी कभी ये सब भी एंगल्स आपको दिए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि बताओ बच्चे कि सपोज करिए ऐसे प्लेन मिरर है, एक लाइट ऐसे आकर के गिर रही है, मैंने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री, तो पूछ रहा है बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो सिंपल है, ये एंगल है 30, टोटल एंगल जो होना चाहिए नॉर्मल का प्लेन मिरर के साथ टोटल एंगल जो होना चाहिए तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये 30 है तो ये कितना आएगा 90 माइनस 30, यानी कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री ही आएगा। मतलब ये लाइट जो है टकरा करके इधर निकल जाएगी, कितने के एंगल पे निकलेगी तो 60 के, और ये वाला भी जो एंगल बनेगा फिर से 30 डिग्री बन जाएगा। तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, प्लेन मिरर में समझ में आ गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अगर ऐसा पूछ ले एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, अगर ऐसी चीजें पूछ लेते हो तो एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ना फिर काम करना। एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये पूरा एंगल पूछ रहा है, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा 60 प्लस 60 दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। तो प्लेन मिरर के लिए तो हम बात समझ में आ गई कि प्लेन सरफेस पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे लिखना है। एक कर्व सरफेस के लिए या एक स्फेरिकल सरफेस के लिए चलो बात करके देख लेते हैं। देखो कर्व सरफेस के बारे में आते हैं कि कर्व सरफेस में चीजों में कैसे काम करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके हम मिरर पढ़ेंगे
और मिरर में ही आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ना जो होगा वो कर्व मिरर के ही पार्ट होते हैं। कर्व जो होता है सरफेस, उसी से मिरर बनाते हैं, उसी के पार्ट्स लेकर के आगे बढ़ना होता है। तो कर्व के लिए कैसे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ध्यान रहे, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। रेडियस ही सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। देखो हम बात करते हैं, पहले एक स्फेरिकल मिरर देख लो, पहले मिरर ही देख लो, पहले मिरर क्या होता है, उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर में ही आगे बढ़ जाएंगे। मिरर कैसे बनाया जाता है, तो मिरर बनाने का सबसे पहला काम क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, पहले ग्लास की शीट होती है, ठीक है, ये ग्लास की मान लो शीट है, और हम जानते हैं जैसे ग्लास जो होता है ना, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इससे क्या होगी, लाइट जैसे सीधे निकल जाएगी। लाइट अगर आएगी भी तो लाइट ऐसे सीधी निकल जाएगी। जैसे देखो मैंने एक ग्लास पहन रखे है, तो क्या हो रहा है, मेरे आंखों को भी देख सकते हो, मतलब लाइट ऐसे आ रही है और अंदर चली जा रही है, अंदर जाकर के आई से टकरा करके बाहर आ जा रही है। तो ग्लास जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उससे लाइट जो है अंदर बाहर डायरेक्शंस में जा सकती है। अब इसी ग्लास की हेल्प से मिरर बनाए जाते हैं। और मिरर क्या होता है, मिरर को आप ध्यान रखते हो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मिरर जो होता है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे तुम्हें दो तरह से रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, एक पढ़ाया था रेगुलर और एक पढ़ाया था इरेगुलर। तो रेगुलर में बताया था कि उसमें जो भी पैटर्न होता है वो बदलता नहीं है, और इरेगुलर में जैसा भी पैटर्न आता है, जैसे पैरेलल रेज आती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी जाती हैं, लेकिन रेगुलर में पैरेलल रेज आती है और जैसे पैरेलल रेज आई थी वैसे ही पैरेलल रेज चली जाती हैं। देखो मिरर बनाने के लिए सबसे पहले हमने पढ़ना है वो मिरर है क्या, तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। बनाते किससे हैं, तो ग्लास से बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ग्लास जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। अब इसी से कैसे मिरर बनाए जाते हैं, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्या किया जाता है, पीछे के साइड में, इस साइड, यहां पर सिल्वर की या एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। एक सिल्वर की कर लो या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर लो। किस चीज की कोटिंग की जाएगी, वो एक शाइनिंग चीज होनी चाहिए। यहाँ पर जिसकी भी कोटिंग करो एकदम चमकती हुई चीज, शाइनिंग चीज होनी चाहिए। अगर शाइनिंग सरफेस नहीं है तो वो रिफ्लेक्शन का काम नहीं कर पाएगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टर जो होते हैं बहुत चमकती हुई चीज होती है, जो जितना शाइन करेगी उसमें उतना अच्छा रिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पर हम सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं क्योंकि ये शाइनिंग सरफेस होती है। ये जो होती है इसकी शाइनिंग सरफेस होती है, चमकती हुई, बढ़िया से रिफ्लेक्शन करता है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके पीछे करते हैं पेंटिंग। सॉरी, इसके पीछे किया जाता है पेंटिंग, यहाँ पे पेंट लगा दिया जाता है। अब आपको बताता हूं कि ये सारे काम करते क्यों हैं। देखो लाइट जो है, ग्लास पहले था तो ग्लास में तो लाइट रे से सीधे चली जा रही थी, लेकिन मिरर में क्या होगा, लाइट रे से इंटर करेगी तो ग्लास से तो चलो अंदर चली जाएगी, ठीक है। ग्लास से जाने के बाद वो सिल्वर या एल्यूमिनियम से टकराने के बाद बाहर निकलेगी। तो एक मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्लास नहीं होता है। एक मिरर के अंदर द एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सिल्वर और एल्यूमिनियम। यहाँ पर सिल्वर या एल्यूमिनियम जो होता है ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो यहाँ लिखते तो हमें सिल्वर या फिर जो एल्यूमिनियम है, इट वर्क्स एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो फिर आपके दिमाग में आ सकता है तो सर फिर ग्लास का क्या काम है, आप सिर्फ सिल्वर या एल्यूमिनियम में डाल दीजिए, काम हो जाएगा। ग्लास का भी कुछ इंपॉर्टेंस और पीछे जो पेंट किया गया है उसका भी इंपॉर्टेंस है। पहले आप देखो सिल्वर और एल्यूमिनियम, देखो ये बीच में सैंडविच है। सैंडविच मतलब सिल्वर या एल्यूमिनियम के इस साइड देखो तो ग्लास है और उस साइड देखो तो पेंट है। मतलब सिल्वर जो है, अगर ऐसे सिल्वर के बारे में सोचो तो सिल्वर के इस साइड कर दिया गया है पेंटिंग और इस साइड है ग्लास। तो सिल्वर जो है वो दोनों तरफ से कवर कर दिया गया। दोनों तरफ से कवर करने का फायदा ये होता है कि इस सिल्वर में कहीं पर भी कोरोजन का प्रोसेस नहीं होता, या फिर होता भी तो बहुत कम हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, सिल्वर को अगर छोड़ दोगे ना, चांदी को ऐसे चांदी की चीज से छोड़ दो तो धीरे धीरे उसमें ब्लैकिश कलर के सब्सटेंस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में ये सिल्वर जो होता है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करने के बाद से सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है जिसका कलर होता है ब्लैक।
ठीक है। सिल्वर जो होता है सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, उसका कलर ब्लैक होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मिरर अगर बहुत पुराने मिरर देखो तो उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे देखो अब वो स्पॉट जो बने हुए हैं ना, यहाँ पर जो तुमने सिल्वर की कोटिंग की है, यहाँ पर वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। और लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे छोटे थे तो हम क्या करते थे, उस ब्लैक कलर के स्पॉट को साफ करना होता था। हम क्या करते थे, ऐसे मिरर को लेकर कैसे रब कर रहे होते थे। तो एक्चुअल में मैं इस सरफेस के कांटेक्ट में हूं, हम इस सरफेस को ऐसे रब करते थे, ऐसे सिल्वर लेते थे, वैसे ये मिरर लेते थे, मिरर लेने के बाद से क्या करते थे, कपड़े से मिरर को ऐसे रब करते थे। तो क्या होता था, मैं तो इस सरफेस को रब कर रहा हूं, लेकिन जो स्पॉट बना हुआ है, जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, वो इधर बन गए हैं। तो ये कभी साफ ये नहीं होते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, सिल्वर के इस साइड ग्लास होती है और इस साइड पेंट किया जाता है। तो जो पेंट होता है वो एक्चुअल में जो सिल्वर होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसको वो कोरोजन से बचा लेता है, ठीक। अब ग्लास का इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो ये चीजें तो लिख लो, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है, इसे लिख लो, फिर मैं बताता हूँ ग्लास का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, ये सब चीजें हटा रहा हूं। देखो मिरर के लिए क्या होता है, एक प्लेन सरफेस चाहिए। एक सिंपल सा समझो तो एक प्लेन सरफेस चाहिए। जब तक एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस नहीं होगा, वो बढ़िया से रिफ्लेक्शन का काम नहीं कर पाएगा। तो प्लेन सरफेस कैसे लिया जाता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट कर सकते हो। एक जस्ट ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो कि एक बकेट है, उसकी नीचे की जो कह सकते हो, नीचे की जो सबसे बॉटम सरफेस है वो थोड़ा रफ है, उसमें थोड़ा सा रफनेस है, ठीक। इसमें अगर पानी भर दिया जाए, इसमें अगर मैं वाटर को फिल कर दूं, तो भी क्या होगा, भले नीचे का सरफेस कैसा भी हो, कितना भी खराब हो नीचे का सरफेस, लेकिन जो वाटर का सबसे ऊपर वाला सरफेस बनेगा, ये पूरा प्लेन सरफेस बनेगा। देखो इसको समझना होगा अच्छे से कि मैं नीचे का सरफेस कैसा भी बना दूं, नीचे कितनी भी इरेगुलरिटीज हो, लेकिन जो सबसे ऊपर की सरफेस बनेगी वो बिल्कुल प्लेन बनेगी, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करके देखो, आपको ग्लास का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। क्या करो, हाइपोथेटिकली ऐसे सोचो कि मैंने कंटेनर में क्या किया है, मॉल्टेन ग्लास डाल दिया, ठीक है, मॉल्टेन ग्लास डाल दिया। तो इसका जो सबसे ऊपर का सरफेस होगा वो एकदम प्लेन बनेगा, भले नीचे का सरफेस कैसा भी हो, ऊपर का सरफेस कैसा बनेगा, एकदम प्लेन बनेगा। अब क्या कर सकते हो, इसी प्लेन सरफेस के ऊपर सिल्वर की या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर लो, ठीक है, और उसके बाद से उसके ऊपर पेंट लगा दो, बन गया आपका मिरर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मिरर इसे फिर कंटेनर से बाहर निकाल के देखो तो मिरर कुछ ऐसा होगा, ये रहा पूरा मिरर, इसके पीछे यहां पर सिल्वर की कोटिंग और उसके बाद यहां पे हमने कर दिया है पेंट, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस होगा ना, ये वाला सरफेस, यही तो है वो सरफेस, ये देखो ये वाला सरफेस, ऐसे उठा से सीधा करके देखो, तो ये वाला सरफेस जो बनेगा एकदम प्लेन सरफेस होगा, इसमें कहीं कोई इरेगुलरिटीज नहीं आएंगी। भले बाहर का सरफेस कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन यहाँ पर कोई इरेगुलरिटीज नहीं होंगी। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन का काम होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो सिल्वर या एल्यूमिनियम होता है, एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये सरफेस मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़े ग्लास का यूज किया जाता है कि ग्लास जो होता है वो आपको एक प्लेन सरफेस लेने में हेल्प करता है। जरूरी नहीं है आप ग्लास लीजिए, ऐसे बहुत भी चीजें होती है जो मिरर की तरह काम करती हैं, बट वो ग्लास नहीं होती। जैसे आप टाइल्स को देख लो, जो ग्लॉसी टाइल्स होती हैं, जिसके ऊपर ग्लॉसी टाइल्स की लेयर बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, ग्लॉसी टाइल्स ऐसे रखी हुई है, बल्ब का रिफ्लेक्शन उसके अंदर दिख रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, वो जो ग्लॉसी टाइल्स होती है उसमें जो सबसे अपर सरफेस है वो प्लेन होती है, स्मूथ होती है। तो इट वर्क एज अ मिरर, वो कभी कभी मिरर का काम करती है। सामने से कहीं डोर और खुला हो तो वहां देखो, वहां पे नीचे की डायरेक्शन में कोई भी अगर अंदर आएगा तो तुम उसमें रिफ्लेक्शन देख पाओगे कि कौन अंदर आ रहा है, टाइल्स के अंदर वो रिफ्लेक्शन दिखती है। या फिर कोई नई गाड़ी हो ब्लैक कलर की, ऐसे BMW ऐसे निकल के जा रही हो, आप सामने खड़ी हो तो क्या होता है, उसका आपका जो रिफ्लेक्शन होता है उस गाड़ी की जो भी ब्लैक कलर की शीट है उसके अंदर दिखाई देता है, आप ऐसे जा रहे होते हो। तो इसका मतलब हमें रिफ्लेक्शन के लिए एक स्मूथ सरफेस चाहिए। ग्लास कंपलसरी नहीं है, ग्लास मिरर में यूज किए जाते हैं।
और जैसे देख सकते हो अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें क्या होता है, वो अवंतिका होती है, ऐसे पानी में झांकती है तो अपनी वो परछाई देख पाती है, अपनी जो ऐसे इमेज होती है वो दिखती है, फिर वो पानी को ऐसे हिला देती है, तो जब पानी को हिलाती है तो वो इमेज गायब हो जाती है। तो जब तक वो पानी स्टिल था तब तक वो प्लेन सरफेस था, प्लेन सरफेस था तो उसमें वो आराम से अपनी इमेज को देख पा रही थी। लेकिन जैसे उसने वाटर में मूवमेंट क्रिएट कर दिया, जैसे ही मूव करा दिया, फिर उसका जो प्लेन सरफेस था वो डिस्टर्ब हो गया, प्रॉपर रिफ्लेक्शन का काम उसमें नहीं हो पाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, मिरर कैसे बने होते हैं, एक प्लेन सरफेस से मिरर बना होता है। ग्लास कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है ग्लास, तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो प्लेन होती हैं, एज अ मिरर एज अ रिफ्लेक्टर काम करती हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा टाइल्स हो गई, ब्लैक कलर की वो BMW हो गई, वाटर हो गया, इट ऑल्सो वर्क एज अ मिरर, वो भी एक मिरर की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो आई थिंक मुझे आपको लगता है ये मिरर का टॉपिक तो हो गया होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर की तरफ चलते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर एक्चुअल में एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है। आप ऐसे समझो, मैंने क्या किया, एक ग्लास ले लो, ठीक है, ये स्फेरिकल ग्लास है, ठीक, स्फेरिकल ग्लास है, हॉलो है, अंदर से खाली है, ठीक। अब इस ग्लास का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक, इस ग्लास का कोई ना कोई रेडियस होगा, बिल्कुल सही, रेडियस भी होना चाहिए, सेंटर भी होना चाहिए ग्लास का। अब मैं क्या करूं, इसमें से इतना पोर्शन कट कर लूं, ये पोर्शन, ये M ये जैसे सी नाम लिख रहा हूं, इतना पोर्शन ऐसे कट करके बाहर निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ इतना पोर्शन बाहर आएगा, ठीक है, समझ चुके ये बात, तो इतना पोर्शन बाहर निकाल दिया। अब मुझे इस ग्लास को मिरर में कन्वर्ट करना है, इस ग्लास को मिरर में कन्वर्ट करना है। तो मिरर में कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो पहला काम क्या करना होता है, उसमें सिल्वर की कोटिंग करिए, पेंट करिए। अब मेरे पास ऐसी ग्लास आ चुकी है, अब मेरी मर्जी है कि मैं इस साइड सिल्वर की कोटिंग करूं या पलट करके इस साइड सिल्वर की कोटिंग करूं। ये तो भी सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, ये सिर्फ एक ग्लास है। ऑप्शन हमारे पास दो है, हम क्या करें, अगर इसकी बाहर वाली लेयर पे पेंटिंग और सिल्वरिंग का काम कर दे, यहां पर सिल्वर की कोटिंग कर दी गई है, ठीक, एक ये हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि मैं क्या करूं, इसका जो अंदर वाला सरफेस है, अंदर वाले सरफेस पे ऐसे इस पे सिल्वर और पेंट लगा दूं। मतलब मैंने क्या किया है, इसमें जो बाहर के साइड है, जैसे ये ग्लास का जो टुकड़ा था, अगर ध्यान से देखो तो इसको ऐसे बना सकते हो, मैं डबल स्टेक लेयर और बना देता हूं। ये सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था ऐसे, ठीक है, ये सिर्फ एक कांच के टुकड़े में जो पीछे का सरफेस है, पीछे, उसमें मैंने सिल्वर की कोटिंग कर दी और यहां पे अंदर के डायरेक्शन में मैंने सिल्वर की कोटिंग कर दी, ठीक है। और सिल्वर के पीछे फिर क्या लगाया जाता है, पेंट। तो सपोज करो सिल्वर के पीछे यहाँ, अरे यार कोई है ब्लू, हाँ ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ है, यहां पर मैंने ऐसे पेंटिंग कर दी है, ठीक, इसमें भी ऐसे पेंट कर दिया। अब देखो इस साइड पेंटिंग की गई है, इस साइड पेंट लगा दिया है। अब मिरर जो होगा ना, वो इधर से देखने पे मिरर है, इस साइड से देखा जाए तो इट वर्क एज अ मिरर। और इसमें क्या होगा, इसमें अगर इस साइड से देखूं तो वो मिरर का काम करेगी। तो ध्यान रहे, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा रहता हूं, तो जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में मुझे यहां खड़े रहना होगा जो पेंटिंग के अपोजिट साइड है। मिरर में इस साइड पेंट होता है या सिल्वरिंग करते हैं और हम उसके खड़े अपोजिट साइड में रहते हैं। तो ध्यान से सुन लेना, इसमें कई बार बच्चे ऑब्जेक्ट रखने में गलतियां कर देते हैं। जब हम इसमें बाद में जाकर के इसमें ऑब्जेक्ट्स रखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे रखे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट उसके यूज किए जाते हैं, तो इसमें मिरर में पेंटिंग इस साइड है तो उसके अपोजिट साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस साइड कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो या इस साइड खड़े रहते हो, इसमें
इस साइड पेंटिंग की गई है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तुम खड़े रहोगे और वहां से अपना फेस जो है वो मिरर में देख सकते हो। अब देखो इस टाइप का जो मिरर बनता है जिसमें हम बाहर के साइड पेंटिंग करते हैं, इस टाइप के मिरर को कहा जाता है कॉनकेव। और वो मिरर जिसमें अंदर के साइड पेंटिंग की जाती है उस मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स। इसका एक और नाम है, इसको कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग भी कहते हैं, बट उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा कि उसका रीजन क्या होता है। तो दो चीजें हम समझ चुके हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। चलो अब इसमें लाइट को ला करके देखते हैं कि जब कोई लाइट कॉनकेव मिरर पे पड़ती है या कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है तो उसमें किस तरह की चेंजेस आते हैं लाइट में। प्लेन मिरर में तो हमने देख लिया है, जो प्रोसेस हमने प्लेन मिरर में किया है वही कॉनकेव या कॉन्वेक्स में करने वाले हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। तो देखो कैसे काम करना है इसमें। चलिए कॉनकेव मिरर उठा लेते हैं। हाँ, कॉनकेव मिरर याद करने का एक तरीका है, जैसे वो कपिल शर्मा उसमें वो बाबा जी का ठुल्लू बोलते हैं ना, तो उसमें वैसा आप कर सकते हो। ये रहा बाबा जी का ठुल्लू, ठीक, इधर थोड़ा ब्लैक ब्लैक है, काला काला है, इधर थोड़ा गोरा गोरा है। काला है मतलब इधर समझ लेना पेंट किया गया है, तो ये वाला सरफेस आपका पेंटेड है, ये वाला सरफेस थोड़ा सा शाइनिंग है, तो याद रख सकते हो। जैसे ऐसे दिखा देना, कहना ये लो ये कॉनकेव मिरर है, तो ध्यान रहे ये बस एक कॉनकेव मिरर का पार्ट है, जस्ट ऐसे याद रख लेना है आपको, ये कॉनकेव मिरर है। अब इसमें क्या, सपोज करो बीचों बीच ऐसे का रेफरेंस ले रहा हूं, ठीक। अभी ये रेफरेंस क्या कहा जाता है वो तो थोड़ी देर में आपको सिखा दूंगा, बस अभी ऐसे जस्ट एक रेफरेंस ले रहे हैं। सपोज कीजिए ऐसे एक लाइट आती है, लाइट आकर के यहाँ पर गिरती है। अब चेक करना है कि इस लाइट के साथ क्या होगा, ये लाइट कहाँ जाएगी, किस तरीके से एक्ट करेगी। तो जो तुमने प्लेन मिरर में किया है सेम काम यहाँ कर रहा हूं। प्लेन मिरर में क्या होता है, क्या सीख रहा था, प्लेन मिरर अगर ऐसे है, कोई लाइट रे आकर के गिरे, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, पहला काम करना है नॉर्मल ड्रॉ करना है। आपको अगर समझ में नहीं आता कि वो लाइट किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी, बिल्कुल नया सा कोई ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। इसमें पहले क्या किया जाता है, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसमें लाइट आकर के गिरी तो सबसे पहला काम नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या बताया था, कर्व का पार्ट है तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। रेडियस जो होती है वही सर्कल पे परपेंडिकुलर का काम करती है। तो पकड़ो, ये रहा सेंटर, सेंटर से यहां से रेडियस ड्रॉ करो, ये हो गया हमारा रेडियस, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो जो चीज सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है उसी को तो नॉर्मल कहते हैं। एन इमेजिनरी लाइन which is perpendicular to the circle is known as normal। तो एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया जो सर्कल के परपेंडिकुलर है, उसको हमने नॉर्मल बोल दिया। अब ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो क्या होता है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर इंसिडेंट रे इधर बनी है तो रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड बनाते हो, रिफ्लेक्टेड रे इधर बनाते हो। इंसिडेंट रे अगर लेफ्ट साइड है तो रिफ्लेक्टेड रे राइट साइड बनती है। अब यहां देखो इंसिडेंट रे ये नॉर्मल के ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के नीचे बनेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल के जाएगी यहां पे कहीं और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, चलो ऐसे ही देखते हैं। फिर से एक और लाइट रे लेके चलते हैं। मान लो एक लाइट रे है, ये लाइट रे ऐसे लेके आते हैं, इस तरीके से यहां पर गिरती है। अब देखना चाहते हैं कि ये लाइट रे टकराने के बाद कहां जाएगी, तो फिर नहीं समझ में आ रहा है मुझे, नहीं कुछ पता चल रहा है कि कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी, तो पहला काम आपको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। एंड हम जानते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, रेडियस इज बिहेविंग एज नॉर्मल। तो ये ऐसे लेकर के आओ, रेडियस ड्रॉ करो और ये जो बनेगा इसको बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब देखो नॉर्मल के नीचे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से ऊपर बनेगा। तो इसमें जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा ऐसे नॉर्मल से ऊपर बनेगा, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऊपर। देख लीजिए बिल्कुल सीधी चीज है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर नॉर्मल से ऊपर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे बना है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नीचे है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऊपर बना है। यही काम यहाँ पर भी करते हैं।
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेफ्ट साइड है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन राइट साइड बनाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर राइट साइड होता तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड बनाते हैं। ये हुआ कॉनकेव मिरर में लाइट का किस तरीके से ऐसे एक पैरेलल ऐसे लाइट रेज आती हैं तो टकराने के बाद वो कहाँ जाती हैं उसका छोटा सा इंपॉर्टेंस हमारे पास आ गया। अब कॉन्वेक्स के लिए सोचते हैं। मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, अब सोचते हैं कि लाइट जो है इस कॉन्वेक्स मिरर पे गिरेगी तो क्या होगा। ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैंने जस्ट एक लाइन ड्रॉ किया है, हम आगे सीखेंगे इस रेफरेंस को क्या बोलते हैं, कैसे इसका काम होता है। अब ध्यान से सुनो, कॉन्वेक्स में क्या होता है, अंदर के साइड पेंटिंग की जाती है तो ऑब्वियस है दिमाग चलता है कि सर्कल का सेंटर जो है इधर ही होना चाहिए। आप कई बच्चे सेंटर इधर बनाते हैं तो दिमाग लगा के थोड़ा सोचो, ऐसे रख करके ऐसे कोई आर्क नहीं बनाया जा सकता। अगर आर्क बनाया जा सकता है तो सेंटर यहां रखोगे और ऐसे आर्क बनाया जा सकता है, इस तरीके से यहां सेंटर रख करके आर्क नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसका सेंटर इधर एडजस्ट करेगा। अब देखते हैं, मान लो एक लाइट रे ऐसे आके गिरती है यहाँ पर, अब कहाँ जाएगी, क्या होगा इसके साथ, तो चलो चेक करते हैं। पहला काम क्या करना होगा, कोई भी लाइट रे आकर के अगर इंसिडेंट करती है तो सबसे पहला काम मुझे जो करना है वो है नॉर्मल ड्रॉ करना, उसके बिना आगे बढ़ेंगे नहीं। और हमने पढ़ रखा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल एंड रेडियस इज एक्टिंग एट नॉर्मल। रेडियस जो है वही नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम रेडियस को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। और क्या बताया था, लाइन ही तो है रेडियस, उसको आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा एक लाइन से ड्रॉ किया है नॉर्मल, एंड नॉर्मल को हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इस नॉर्मल को आगे बढ़ा लिया। अब देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के नीचे बना है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से ऊपर बनेगा, मतलब ये लाइट रेज जो होगी टकरा करके इधर जाएगी और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ओके। अब देखो मान लो यहाँ पर कोई लाइट रे ऐसे आकर के गिरती है, फिर से क्या करना है, तो फिर से नॉर्मल को ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बना है, और हम जानते हैं रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, रेडियस जो है वही सर्कल पे परपेंडिकुलर होगा, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के ऊपर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के नीचे बनेगा। देखो कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ओके बताता हूं ये मैंने क्या किया है। देखो इसमें क्या होता है, इस मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर और इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, ये जो भी लाइट रेज आ रही है उसको एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे लेकर के आ रहा है। ये क्या हो रहा है, जो लाइट रेज ऐसे आ रही हैं उसको और फैला दे रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर और इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। यहां से एक डेफिनेशन आती है, एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहेंगे फोकस या प्रिंसिपल फोकस। आपने छोटी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, मैं डेफिनेशन से वैसे ही बता देता हूँ, फिर हम इस मिरर को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे डेफिनेशन हम कवर करेंगे। फोकस वो पॉइंट होता है, देखो जब इनफाइनाइट से ऐसे लाइट रेज आती हैं तो पैरेलल, ये जो पैरेलल लाइट रेज आती है ऐसे माने जाते हैं इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो ये पैरेलल लाइट रेज ऐसे आती हैं और आने के बाद जहां पर कन्वर्ज हो या कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे, मतलब क्या होगा, यहाँ रियलिटी में कन्वर्ज नहीं हो रहा है, एक्चुअल में लाइट ऐसे और ऐसे टकरा के चली गई, यहाँ पर लाइट ऐसे और टकरा कर ऐसे चली गई, लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, इन दोनों को ऐसे पीछे खींचूं तो ये एक पॉइंट पे कट करेंगे। तो लाइट रेज जो ये पैरेलल आती हैं, पैरेलल लाइट रेज, वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं या फिर एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। ये रियलिटी नहीं है, ये मैंने मिरर के पीछे जस्ट ऐसे लाइन खींचा है, ठीक है, ये यहाँ पर रेज ऐसे अंदर नहीं आ रही है, रेज तो ऐसे आ रही है और ऐसे टकरा के चली जा रही है, तो इट अपीयर्स टू पास बाय फोकस, ऐसा लगता है कि इसी फोकस से अपीयर हो रही है, पास हो रही है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लाइट ऐसे आती है ऐसे चली जाती है, हम जबरदस्ती उसको फोकस पे खींच के मिला रहे हैं। इसमें क्या हुआ, लाइट रेज ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कन्वर्ज एट अ पॉइंट, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसको कहते हैं फोकस। लाइट रेज ऐसे आई, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे या डाइवर्ज होती हुई लगे, ऐसे यहां से आ रही है और ऐसे लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज हो रही है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस।
ठीक है, बस जस्ट ऐसे ही समझ लो कि जहां पर दोनों लाइट रेस कट करती है उसको फोकस कहते हैं। फिलहाल हमने जो कवर किया है वो ये है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ठीक ठाक से आ गया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई और एंगल आर बराबर होने चाहिए, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक टाइप के सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे इरेगुलर हो, चाहे कैसा भी शेप हो। ये देखो स्फेरिकल शेप था तो भी इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड ही हो गया ना, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सभी टाइप के सरफेस के लिए वैलिड है। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से मेजर किया जाता है, तो नॉर्मल से मेजर किया जाता है। पहले आप कोई भी लाइट रे आकर के गिरे तो सबसे पहला काम करना है नॉर्मल ड्रॉ करना है, बिना नॉर्मल ड्रॉ किए हम आगे नहीं जाएंगे। The angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, and the angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।